ठीक, तो देख सकते हैं जो बाई वाले बच्चे हैं जो अपना आर्ट का जो सेशन चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू चल रहे हैं, एक बाई एक देख सकते हैं। तो इससे पहले जो पढ़ाया हुआ तो अपने वो 4 अध्याय देखा हुआ था, और आज चलते हैं 5 अध्याय पे चलते हैं, जो भू संसाधन तथा कृषि अध्याय नंबर 5। तो यहाँ से देख सकते हैं वो टेलीग्राम चैनल की जो अपना लिंक है, यहाँ देख सकते हैं एमपी सरकार 9, 10, 11, 12 पेपर है ना, सारे पेपर तिमाही, छमाही, वार्षिक के सारे पेपर इसी पे मिलते हैं। अभी भी जो तिमाही के पेपर हो रहे हैं सभी इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो अपने टेलीग्राम पे चैनल पे जाके देख सकते हैं का सारी ये चीज़ें। यहाँ से पेपर जो चाहिए तो पेपर भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे सभी पेपर के, तो देख सकते हैं। बाकी अपनी जो सीरीज जैसे आर्ट जो भी 12वीं की आर्ट के स्टूडेंट हैं सारे आए हों, सारे लोग देख सकते हैं एकदम कंप्लीट कोर्स के साथ। तो पहला जो अपना यहाँ पर 5 चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो भू संसाधन तथा कृषि जिस चैप्टर का नाम है। अब यहाँ भू संसाधन कृषि से तात्पर्य यहाँ दो टॉपिक दिए गए हैं, 2 टॉपिक पे अपना पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 2 टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं जो अपना अध्याय 5 है, इसमें पहला टॉपिक इसमें से ये निकल के आ रहा है जो भू संसाधन में से का भू उपयोग का वर्णन कीजिए। पेपर में आ जाएगा भू उपयोग का वर्णन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अपना पता है जो अपनी यहाँ पर इंडिया में देखें तो जो भूमि का पार्ट बहुत बड़ा है, भूमि जगह बहुत सारा है, तो इसमें देख सकते हैं कि भूमि का वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो भूमि का वर्गीकरण अपना पता है कि जैसे कहीं पर ऐसा क्षेत्र जहाँ बोए जाने वाला क्षेत्र है, जहाँ एक प्रकार से कृषि वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक प्रकार से जैसे पहाड़ों वाला क्षेत्र भी है, बंजर भूमि है, तो वो सारे के बारे में बात करने वाले, इसमें कुछ इतना ही कुछ होगा। अभी यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले भू उपयोग वर्गीकरण कौन समझाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। तो जो भूमि के तुमने देखा होगा जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं या उस पर बंदी पर देखा होगा तो सिर्फ उस पर क्या लिखा होता है, भू राजस्व विभाग लिखा होता है। वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि ये एक जो बोर्ड है जो अपने यहाँ पर भू संसाधन के बारे में संभालता है, कब भू का वर्णन कैसे कह सकते हैं, वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं भू विभाग भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। यदि पूछता है पेपर में कब भूमि का अभिलेख कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, मतलब भूमि से संबंधित सारे अभिलेख क्या मिलते हैं, भू राजस्व में मिलते हैं। इसलिए तुमने देखा रेस्ट्रियो में अलग अलग बंदियों में सबके क्या होते हैं अलग अलग, कभी 5 एकड़ है 6 एकड़ है, तो इस तरीके से दिखाई देता है। भू उपयोग समवर्ग, तो जो भू उपयोग है मतलब भूमि के जो अलग अलग हिस्से हैं वो किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, कहीं पे कृषि करी जा रही है, कहीं पे फसलें उगाई जा रही हैं, कहीं पे बंजर भूमि डाली है, और कहीं पे चारागाह हैं, और कहीं पे पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, तो वो कैसे क्षेत्र हैं, समवर्ग क्षेत्र हैं। इन समान वर्गों में यहाँ बांटे गए, तो अलग अलग वर्गों में बांटे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं का कुल योग या रिपोर्टिंग कह सकते हैं रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है। तो कहने सीधी बात है कि यहाँ पर जो राजस्व भू विभाग है वो क्या करेंगे, उसका रिपोर्टिंग करेंगे कहाँ पर कितनी भूमि है, तो उसकी कुल रिपोर्टिंग देखेंगे कितने एरिया, वो बात एक ही हो गया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए देखा संबर, तो क्या तो पूरी भूमि का क्या करेंगे भी, सीधी बात है का सर्वेक्षण करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो कुल भूमि निकाल लो, यानी पूरा टोटल था को बांट के भी फिर से टोटल करोगे तो बात तो एक ही है ना, उतनी आएगी जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होती है। भौगोलिक क्षेत्र क्यों होती है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र में आप पानी वाला हिस्सा अलग आ जाएगा, नदियाँ झाड़ी वाला अलग हिस्सा आ जाएगा, तो सारे हिस्सों को नहीं लेंगे, जितने में भूमि यूजेस है मतलब जहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ है उन वाले क्षेत्रों में अपन ये चीज़ें उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो भारत की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जो भारत की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर रहता है। लेकिन यदि बात करते हैं कि जो भारतीय प्रशासनिक इकाइयाँ मतलब भारत की जो प्रशासनिक है वो इस भूमि के लिए लगे हुए हैं, उनके यदि भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, काय के क्षेत्र की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी सिर्फ कौन देता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो अपनी इंडिया में ऐसा क्षेत्र है जिसपे कैसे ऐसे कर सकते हैं, सबसे अच्छी जानकारी कौन देता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। जो क्या कहता है सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, सर्वे करना, कहाँ पे कितना हिस्सा भूमि का है, वो सर्वेक्षण हो गया। तो भूमि को भाई कई भागों में बांटा गया जो अपन नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ ये जरूर याद रखना है कि भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने वाला दायित्व किसका है, दायित्व नहीं उसका कर्तव्य ही है। दायित्व मतलब भाई कर्तव्य है कि इसे ही करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने सबके बोर्ड अलग अलग बनाए हैं। तो यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है पूरी जानकारी, भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी कौन देगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देगा। और आगे बात करते हैं, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए नामांकितों का प्रयोग, अब जब इसका दायित्व ही है भाई उसे करना नहीं करना दिखाना ही पड़ेगा,
तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी इसमें क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो भाई इनका कर्तव्य है। तो इन्होंने करा क्या, मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने के द्वारा इन्होंने क्या एक मानचित्र तैयार कर लिया, कि मानचित्र तैयार कर लिया भैया इस भूमि में ये चीज़ आएगी, इस जगह पे वो नक्शे में दिखाते हैं। अब मान लो कोई बड़ा नेता या राजनेता या उसके बारे में उसे बताएगा, तो भाई वो सीधी बात है, वो क्या ले जाएगा, मानचित्र ले जाएगा, भैया हमने सर्वेक्षण किया था तो यहाँ पे भाई ये क्या है, सॉरी अपने कृषि योग्य भूमि है, या यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बंजर भूमि डली हुई है, यहाँ पर चारा गाय हैं, यहाँ पर जो भूमि निवल क्षेत्र हो गया, मतलब कोई प्रकार की अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी सही जानकारी दे सकता है। तो मानचित्र के बारे में वो सही जानकारी दिखा देते, तो वो मानचित्र के थ्रू क्या बता देते हैं कि भाई ऐसा है। अब देखो यहाँ पर इसलिए ये मानचित्र तैयार किए जाते हैं। तो अब पूछ भी सकता है कि भाई जो भूमि के मानचित्र तो कौन तैयार करता है, तो ये भी कह सकते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा क्या ये मानचित्र तैयार किए जाते हैं। ये भी पूछ सकता है कि भूमि मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। ठीक, ये भी समझ में आ जाती है। फिर भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार से। लेकिन फिर वो कहता है जो भू राजस्व अभिलेख है, भू राजस्व क्या है, अभिलेख है, वो अपनाया गया भू उपयोग का वर्गीकरण। तो भू राजस्व मतलब भाई एक बोर्ड है जो सिर्फ क्या करते हैं, ज़मीनों का वितरण करते हैं, यानी भूमि का वितरण करते हैं। तो ये दिमाग में धर लो कि जो भू राजस्व अभिलेख है, मतलब जितने भी कामकाज होंगे, कागजी कामकाज होंगे, उसके ऊपर तो मैंने देखा होगा भू राजस्व अभिलेख लिखा होता है। मतलब जितनी भी बंदी हैं उस पर लिखा होता है। मतलब एक तो पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, और भारतीय सर्वेक्षण तो सर्वे करेगा, लेकिन जैसी किसी को भूमि दी जाएगी तो बुक उस पर क्या लिखा जाएगा, राजस्व अभिलेख लिखा जाएगा। भैया राजस्व के विभाग के अंतर्गत है ये। अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार से। वो कहते हैं जो भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया, इन्होंने क्या भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, तो इन्होंने 9 प्रकार से किया हुआ है कि जो अपनी इंडिया की जो ज़मीन है वो 9 प्रकारों से बांटी गई है। अब वो कहाँ पर कैसी कैसी ज़मीन है पूरा इन्होंने दिखा दिया है। तो पहले तो इन्होंने मानचित्र के बारे में ऊपर से बता दिया है, फिर वो कहते हैं कि चलो हम तो भाई भू राजस्व विभाग को कहता है कि हम फिर भी क्या करेंगे, भू राजस्व विभाग का वर्गीकरण करेंगे इसका, और निम्न प्रकार से बता दें कि ऐसी ऐसी ज़मीन है वो यहाँ पर पाई जाएगी। अब आते हैं फिर इन्होंने नाम ही करके ही बता दिया भैया कि वनों के अधीन क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, पहले की क्षेत्र की बात करते हैं, वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र के बारे में बात करा है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसी भूमि है जहाँ पर सिर्फ क्या है, वन ही वन पाए जाएंगे। वन अधीन क्षेत्र से मतलब तात्पर्य है वनों के क्षेत्र, सिर्फ वन ही वन पाए जाएंगे। जैसे अपने यहाँ पन्ना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पूरा जो पन्ना है वो वन के अधीन क्षेत्र में आएगा। दूसरा बंजर व्यर्थ भूमि, ऐसी भूमि जो सिर्फ क्या है, बंजर है, मतलब पड़ी है, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना उस पर खेती बो सकते ना कुछ कर सकते, तो ऐसी। तो ऐसा कैसा इलाका हो जी, पठारी इलाका होगा। कैसा इलाका हो जी, पठारी इलाका, क्योंकि पठारी में कंकड़ पत्थर होंगे ना कुछ बे भी नहीं पाएगा, कौन सी खेती हो पाएगी, कोई सी खेती नहीं। तो बंजर भूमि कौन में आती है, पथरीली इलाका में आती है, या पठारी इलाका बोल सकते हैं। फिर गैर कृषि कार्यों के प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों के प्रयुक्त भूमि, तो ऐसी भूमि जो 5 सालों से कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। कैसी भूमि पड़ी है, 4-5 सालों से पड़ी हुई है, वो बकली बोते तो रहते हैं। फिर स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह मतलब जो फिक्स है चारागाह, तो चारागाह मतलब ऐसी कि यहाँ पर चारागाह ही होते हैं। अब देखो ऐसी बात करते हैं, ऐसा जंगल मतलब नॉर्मल जंगल कह सकते हैं, जैसे अपने यहीं से जाते हैं बसारी से आगे जाते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा तुमने सागवानों के पेड़ लगे हुए वो खाली है, वहाँ कोई भी क्या कर सकता है, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्र का कहलाएंगे स्थायी चारागाह। जितने भी घास फूस है सब अपनी भैंसियाँ छोड़ दो, चाहे गाय छोड़ दो, वो क्या है, चढ़ दी जाएंगे। तो ऐसे कहलाएंगे स्थायी चारागाह क्षेत्र आएंगे, स्थायी चारागाह क्षेत्र कहलाएंगे। तो भाई भू राजस्व ने क्या कर दिया, कुछ जमीनों को ऐसा बांट दिया कि जो क्या है, चारागाह फिक्स है ये, हाँ, लेकिन बोर्ड लगा है कि जी क्या वनबाग क्षेत्र है और चारागाह क्षेत्र घना घना, मतलब पेड़ भी कम है और चारागाह दबा के लगा हुआ है। लेकिन बस उसमें क्या रहते हैं, जानवर नहीं मेरे ज़्यादा रहते, तो अपन नॉर्मल जानवर यहाँ घूम सकते हैं, बस भी नहीं रहते अपने, शेर टाइगर नहीं यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। फिर विविध तरु फसलें उपवन अंतर्गत क्षेत्र, फिर आता है विविध तरु फसलें व उपवन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ फल उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं विविध तरु फसलें। इसलिए तो बोला तरु फसलें, जहाँ पर सिर्फ फल या फूल उगाए जाएंगे वो तरु फसलें कहलाएंगे। उपासना या उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र आ जाएंगे। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है ना, कृषि योग्य भूमि व्यर्थ भूमि, जी ऐसी भूमि का अपन कृषि कर लो फिर छोड़ दो, मतलब कृषि की योग्य भूमि है लेकिन फिर भी मतलब व्यर्थ रहती, कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर लेते, ऐसी भूमि। फिर आती है वर्तमान में पट्टी भूमि। तो वर्तमान भूमि में कहा, तो पट्टी भूमि ऐसा था कि कांग्रेस सरकार ने क्या पट्टी बनाए पहले, तो पट्टी के बारे में जानकारी दी, तो सबको यानी 5-5 एकड़ मांग दी। ऐसी भूमि जो सरकार नहीं ले रही थी, हाँ भूमि भी सही थी, वो कहते हैं भाई कि उनके जो गरीब लोग उनको चलो एक पट्टा बना दिया जाए, 5 एकड़ का पट्टा बना दो, तो वो पट्टी भूमि थी। फिर पुरातन पट्टी भूमि,
मतलब ऐसी जो बहुत पुरानी भूमि है, बहुत पुरानी भूमि है, तो ऐसे कह सकते मंदिर अंदर वाली इस तरीके से पुरातन भूमि, बहुत पुरानी जगह की भूमि पे। फिर निवल वो क्षेत्र, सबसे इंपॉर्टेंट है निवल बोया क्षेत्र। निवल बोया क्षेत्र क्या होते हैं? निवल बोया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि की जाती है और काटी जाती है, बोई जाती है, उसको बोलते हैं निवल बोया क्षेत्र। ठीक, तो अपने इसमें से क्या समझ में आता है? मेन चीज़ ये, तो मेन चीज़ इसमें रखने वाली, याद रखने वाली बात क्या है? यदि भू उपयोग का वर्गीकरण आ जाता है तो करोगे क्या? तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहले तो भू राजस्व याद रखना है, भू राजस्व विभाग इसमें कितना है, और फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मतलब सही जानकारी कौन दे रहा है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जानकारी दे रहा है। वो वही क्या करता है? इनका मानचित्र तैयार करता है। मतलब जो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग है, जो भूमि का वर्गीकरण का मानचित्र तैयार करवाता है, क्योंकि इनका कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य, मतलब सरकार ने कर्तव्य, प्रशासनिक कर्तव्य उन्होंने दिया हुआ है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो क्या करेगा? भूमि का वर्गीकरण का मानचित्र तैयार करेगा, उसका कर्तव्य है। तो ये याद रखना। लेकिन भू राजस्व विभाग के द्वारा निम्नलिखित जो अपने क्या भू का वर्गीकरण किया वो 9 तरीके से किया गया। तो ये याद रखने वाली चीज़ इसमें है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि भू राजस्व विभाग भू को संबंधी अभिलेख रखता है। तो हाँ, लेकिन भूमि ये तो पता ही, यहाँ से पता लग रहा है कि काम कौन कर रहा है, तैयार ये करेगा, लेकिन पूरा लेखा जोखा कौन रखेगा? भू राजस्व विभाग। मतलब जी कार्य करता है, जिन भारतीय सर्वेक्षण में इसमें कार्यकर्ता मिलेंगे जी सर बताएंगे, लेकिन पूरी अभिलेख की जानकारी रखने का राजस्व विभाग रखेगा। तो वही क्या है, राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। समझ पा रहे हो? मतलब अभिलेख पूरी जानकारी संग्रहित कर, सर्वेक्षण ये करेंगे, जानकारी पूरी भू रखेगा। भू उपयोग समग्र योग कुल होता है। तो ये चीज़ याद हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो कोई नहीं, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से आ जाओ, जो भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न होता है, जे भी ना बने तो जे भी हटाओ। भारत में जी याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम्हें जी याद रखनी है, जी याद रखना है। और इसके बाद यहाँ से याद रखना है कि भारत में प्रशासनिक इकाइयाँ या भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने वाला दायित्व किसका है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। तो भाई रेड से जितना कर दिया है, जे वाला याद रख लो बस। ऊपर का जी, राजस्व विभाग भू संबंधी अभिलेख रखता है। दूसरी बात करें, भारतीय प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र, जो सही जानकारी का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर होता है, होता ही है, वो सही जानकारी देनी पड़ेगी। और फिर यही क्या करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी क्या करता है? यही मानचित्र तैयार करता है। और फिर लेकिन कौन जानकारी सही तरीके से रखेगा भाई? पूरे जो लिखा जोखा लिखा किसको रखना है? भू राजस्व विभाग द्वारा क्या अपनाया गया? भू, मतलब इनने भी अपनाया है कि भाई हम क्या करेंगे, भूमि का वर्गीकरण हम करके दिखाते हैं। तो भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू वर्गीकरण, मतलब इसने भी अपनाया। जैसे पूछ सकता है पेपर में कि बताओ भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया निम्नलिखित वर्गीकरण समझाइए, भू वर्गीकरण समझाइए। तो कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। यही पूछ सकता है, कई प्रकार से? तो 9 प्रकार से करा गया है। तो पहला कौन सा है? स्थायी चारा, पहला वनों के अधीन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो वनों के अधीन क्षेत्र है, जो वन से ढका हुआ है। बंजर व्यर्थ भूमि, जो क्या बंजर भूमि है। तीसरे में कृषि योग्य कार्योक्त भूमि। चौथे की बात करते हैं स्थायी चारागाह, जिसे चारागाह ही मिलते हैं। फिर विविध फसलें, तरु फसलें, जहाँ सिर्फ क्या है फल फूल उगाए जाते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 6वें नंबर पे जी कह सकते हैं। वर्तमान परती भूमि और पुरातन परती भूमि है ना। निवल बोया क्षेत्र, तो निवल बोया क्षेत्र देख सकते हैं। निवल बोया क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख सकते हैं।